गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से देखेंगे। जैसा कि आपको पता है सिलेबस के अकॉर्डिंग कि 20-20 क्वेश्चन हर सेक्शन में पूछे जाते हैं। उसी कड़ी में ये जीके में आपके हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे इसमें। और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप अपनी तैयारी को भी जाँच और परख सकते हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल तक पहुँच गई है। और इसमें हम ऑप्शन के साथ साथ जितने भी चारों इसके ऑप्शन रहेंगे उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में पूछे गए हैं, जो कि आपके घटना चक्र का है। पहले क्वेश्चन की बात करें 21 जो दिया है संविधान सभा। देखिए यहाँ पे संविधान सभा का जिक्र है और क्वेश्चन पूछा है कि संविधान सभा की जो मसौदा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे। भीमराव अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे या फिर के.एम. मुंशी थे। तो सीधे सीधे अगर मसौदा समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। अब देखिए जब संविधान सभा का जिक्र आया तो इससे और भी रिलेटेड क्या क्वेश्चन आज इसमें भीमराव अम्बेडकर पूछा है मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में। कल को आपसे कुछ और भी पूछ सकता है। जैसे क्या पूछ सकता है कि जो संविधान सभा का गठन किया गया था ये किसके संस्तुति पे किया गया था, किसके कहने पे किया गया था। तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन के संस्तुति पे, कैबिनेट मिशन। ठीक है, याद रखिएगा किसकी सुझाव पर, कैबिनेट मिशन। अच्छा, दूसरी चीज़ और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो कब हुआ था। तो प्रथम बैठक आपके 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, नई दिल्ली में। अच्छा, और क्या पूछ सकता है, जब इस सभा का गठन किया गया था तो इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके सबसे बुजुर्ग उम्र में व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये नियुक्त हुए थे अध्यक्ष के रूप में। लेकिन ये टेम्परेरी हुए थे, अस्थायी हुए थे। क्या हुए थे? अस्थायी। ये याद रखिएगा। अगर आपसे परमानेंट पूछे तो देखिए ये सच्चिदानंद सिन्हा तो चुने गए थे, लेकिन उसके बाद में निर्वाचन हुआ था तो परमानेंट कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे 11 दिसंबर 1946 को। और क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं? पहली बैठक आपने जान लिया किसके सुझाव पे हुआ था, कैबिनेट मिशन। सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे बुजुर्ग थे। अस्थाई पूछे टेम्परेरी तब भी इन्हीं का नाम आएगा। परमानेंट पूछे तो राजेंद्र प्रसाद। और क्या बताएंगे कि अंतिम बैठक कब हुई थी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। और इसमें क्या है, ये जो संविधान सभा का गठन किया गया था इसका मुस्लिम लीग के द्वारा इस बैठक का क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था। अब बहिष्कार किया गया था तो क्यों किया गया था? क्योंकि वो अपने लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, अपने लिए अलग पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे थे? संविधान सभा की मांग कर रहे थे। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया था? इसका बहिष्कार किया था। तो ये चीज़ें इस सारे क्वेश्चन का आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन रहे। तो राजेंद्र प्रसाद नाम याद रखिएगा। अगर आपसे प्रारूप समिति पूछे तो भीमराव अम्बेडकर का नाम। संघ शक्ति समिति पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये साइंस से क्वेश्चन है हमारा। हाइपर मेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? गलत है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक क्या है आपका? गलत है, बाकी 3 क्या होंगे? सही होंगे। तो आपको गलत का पहचान करना है। अब देखिए हाइपर मेट्रोपिया होता क्या है, जब आप पढ़े होंगे तो देखिए ये खास करके दृष्टि दोष है। दृष्टि माने देखने में जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। ठीक, अब देखिए दृष्टि दोष देखने में कई प्रकार की कठिनाई होती है। जैसे किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती। किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं देती है। किसी को दोनों नहीं दिखाई देता है स्पष्ट, है कि नहीं। कोई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता है। तो ये तमाम प्रकार की जो विकृतियां होती हैं वो मानव नेत्र में क्या होती है, या दोष के कारण या फिर उम्र के बढ़ने के साथ क्या होती है, पाई जाती हैं। तो जो हाइपर मेट्रोपिया है उसी दोष में प्रकार है। जैसे अगर हम देखें मानव नेत्र के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष और एक होता है आपका दृष्टि वैषम्य या फिर इसी को अबिंदुकता कहते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार हो गए। अब इसको आप इंग्लिश भी जानते रहिए क्योंकि हिंदी जानने से काम आपका चलने वाला नहीं है। देखिए निकट को क्या बोलते हैं? मायोपिया।
क्या बोलते हैं? मायोपिया। दूर को क्या बोलते हैं? हाइपर मायोट्रोप, आपका हाइपर मायोपिया हो जाएगा। अब जरा दृष्टि दोष है तो इसको भी क्या बोलते हैं? प्रिसाइबोपिया बोलते हैं। और दृष्टि वैषम्य को जो क्या बोलते हैं? एस्टिगैमिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार इंग्लिश भी आपका याद रखिए, खास करके इन दोनों का जो है पूछता है। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष, नाम से ही स्पष्ट है, निकट की तो दृष्टि है, बाकी क्या है? दोष है। निकट दृष्टि में दोष, इसका नाम ही है निकट दृष्टि दोष, अर्थात निकट की तो दृष्टि है लेकिन दूर, बाकी दूर देखने में क्या है? दोष है। दूर दृष्टि में क्या है? दूर की दृष्टि है, बाकी सब क्या है? दोष है। अर्थात निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर वाले में क्या होता है? दूर की दृष्टि दूर का अच्छा दिखता है, नज़दीक का नहीं। जरा में क्या होता है? दोनों में दिक्कत होती है। और इसमें जो है क्या होता है? इसमें जो है आपका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में व्यक्ति जो है क्या करता है? अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो और चीज़ें इसमें जान लीजिए। और ये जो निकट दृष्टि दोष है ये होता क्यों है? क्योंकि जब जो प्रकाश जो है आपके मानव नेत्र से जो गुजरता है लेंस से, ठीक है, ये मान लीजिए लेंस हो गया और ये आपका मान लीजिए ये आपका आँख हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ से प्रकाश की किरण गुजरती है, इस लेंस पे जाती है, तो होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो आपका प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पे, यहाँ पे रेटिना है तो रेटिना से जस्ट पहले ही बन जाता है। और दूरदृष्टि में क्या होगा कि रेटिना से बाहर बन जाता है कि नहीं? जबकि बनना कहाँ चाहिए? रेटिना पे बनना चाहिए। तो सारा जो दोष है वो चश्मे के द्वारा, चाहे किसी लेंस को लगाकर चश्मे के द्वारा जो सुधारा जाता है, तो सारा खेल यहीं पे होता है कि रेटिना पे ही इसका क्या जाए? आपका प्रतिबिंब बने। अगर रेटिना से आगे पीछे हुआ तो दोष उत्पन्न वहीं पे हो जाता है। और देखिए आपने क्या क्या इसमें सीखा? आपने सीखा कि दोष जो है नेत्र में 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर, जरा, दृष्टि वैषम्य। निकट को मायोपिया बोलते हैं। निकट का मतलब होता है पास, पास कौन रहती है? माँ रहती है, तो मायोपिया माँ से याद रखिएगा। दूर हाइपर मायोपिया, जरा और दृष्टि वैषम्य। मैंने आपको बता दिया इसमें कौन कौन से दोष होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या जानेंगे आप, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर जाएगा नहीं आपका। कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है कि निकट की तो साफ दिखाई देती, दूर का नहीं। तो इसमें जो नेत्र का गोलक होता है, इसको कॉपी में लिखते चलिएगा आप अगर लिखना होगा तो। नेत्र का जो गोलक होता है वो बड़ा हो जाता है। निकट दृष्टि में क्या होता है? नेत्र का जो गोलक होता है बड़ा हो जाता है और फोकस दूरी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। पॉइंट नोट करिएगा, फोकस दूरी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि फोकस दूरी क्या हो जाती है? जस्ट इसका उल्टा, कम हो जाती है और गोलक भी क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इसमें दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के पहले बनता है। इतना याद रखिएगा। अब देखिए निवारण क्या है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का जो है क्या करते हैं? यूज करते हैं। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। जरा दृष्टि दोष, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दोनों दोष इसमें होते हैं, जो ऊपर वाले हैं उसमें मिक्स होता है इसमें। इसको हम द्विफोकसी, द्वि माने होता है दो, फोकस माने फोकस का, फोकस दूरी का जो है लेंस का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, जिसे उभयातल कहते हैं या फिर बाईफोकल लेंस कहते हैं। किसे? जरा दृष्टि दोष के लिए। और लास्ट क्या है आपका? अबिंदुकता या फिर दृष्टि वैषम्य। इसको हम बेलनाकार लेंस जो है, सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करके जो है क्या करते हैं? इसका हम निवारण करते हैं। तो ये हो गया इससे जानकारी। अब देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा कथन क्या है आपका? गलत है। तो आप देखेंगे तो इसमें दिया है कि प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता। सही बात है, ठीक है। यह हमको क्या ढूंढना है? गलत ढूंढना है कि नहीं? यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आंखों के लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबी होती है, मैंने अभी भी बताया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में। तो ये भी सही बात है। अगला को देखिए क्या दिया है, इसे दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। ये भी बात सही है। क्या ये सही है बताइए? तो ये सही है। नेक्स्ट दिया है नेत्र गोलक आईबाल में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। इसमें जबकि कमी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? वृद्धि दिया है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, और गलत वाला गलत का दोस्त होता है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है देखिए क्वेश्चन कि भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको कौन डिजाइन किया था? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन की बात करें अगर हम, तो अंग्रेजों की गुलामी से भारत को ये आज़ाद करने के लिए जो है गांधी जी के द्वारा ये चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन 1906 में, 1906 में जो है ये चलाया गया था। इसकी शुरुआत होती है।
अब इससे होता है क्या, स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या, स्वदेशी माने खुद के देश का, स्वदेशी का मतलब क्या होता है, खुद के देश का। इसमें यही कहा गया था कि जो ब्रिटेन वगैरह बाहर से यूरोपीय देशों से जो माल बन के आ रहे हैं जो है अब हमारे देश में, जैसे वो कपड़ा हो गया, मसाला हो गया, जो भी चीज़ें हैं उसका हम बहिष्कार करेंगे सीधे सीधे। हमारे देश की जनता क्या करेगी, बहिष्कार करेगी, ये चाहे मसाला हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो। तो इसके लिए जो स्वदेशी आंदोलन गांधी जी द्वारा 1906 में चलाया गया था। और ये जो आपका स्वराज ध्वज है, ये भी जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें लाल, हरा और सफ़ेद रंग भी था पट्टी के रूप में, और बीच में आज जो आप देख रहे हैं अशोक चक्र जो है उसके स्थान पे क्या था, चरखा था। क्या था, चरखा था। ये आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, आपको क्वेश्चन को समझाते हुए चल रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है 24 नंबर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय संविधान की अंतर आत्मा के रूप में जाना जाता है। देखिए, यहाँ संविधान से क्वेश्चन पूछा है कि किसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। क्या नागरिकता को, अनुसूचित भाषाओं को, संघवाद को, या फिर मौलिक अधिकार को। तो मौलिक अधिकार को ही जो है क्या कहा जाता है, भारत संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट में जो है क्या कर सकता है, अपनी याचिका दे सकता है। अब देखिए, अगर ये मौलिक अधिकार की बात आई है तो आप जानते रहिए कि ये भाग 3 में इसका उल्लेख है। कहाँ पे है, भाग 3 में। और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो 12 से लेकर के 35 आते हैं। वर्तमान की बात करें तो 6 मौलिक अधिकार है। और मूल संविधान में अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने थे तो 7 थे, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को निकाल करके जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था, इसीलिए अब 6 हो गया है। इतना आप जानकारी याद रखिएगा। कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य पूछे तो आपका ये जो है रूस से आपका लिया गया है, रसिया से। और देखिए क्या है इसमें, और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है किसे संविधान की आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32 को कहा है, ठीक है, 32 को कहा है। तो ये थी जानकारी जो है आपके क्वेश्चन नंबर 24 से रिलेटेड। 25 की बात करें, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। देखिए, जनसंख्या घनत्व जो आपके पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए आपका इतना एरिया है सेम टू सेम, और यहाँ पे 500 व्यक्ति रहते हैं, यहाँ पे 100 ही व्यक्ति हैं, तो कहेंगे कि जहाँ पे कमी जगह में ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ का घनत्व क्या है, ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है 1/1 मान लीजिए 1 किलोमीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर लंबा, इस एरिया में वर्गाकार 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जहाँ पे जितनी ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी उसे की घनत्व के रूप में मापा जाता है। तो आपको बताना है कि कहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है, किस राज्य में। क्या उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या बिहार में। तो जब हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे नंबर 1 पे आपका क्या है, बिहार है, ठीक है। बिहार के बाद चलेंगे तो इसमें देखेंगे कि पश्चिम बंगाल है। 1 नंबर पे आपका बिहार हो गया, फिर 2 नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल हो गया। बिहार की बात करें तो बिहार में आप देखेंगे तो लगभग जनसंख्या का जो घनत्व है 1106 व्यक्ति जो है वर्ग किलोमीटर जो है आपका जनसंख्या घनत्व है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे कि 1000 जो है आपके 28 लोग हैं। और उसके बाद चलेंगे तो केरल आता है इसका नंबर। केरल में देखेंगे तो केरल में आपका लगभग 860 व्यक्ति हैं। केरल के बाद अब यूपी का नंबर आता है। यूपी में 829 है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। यूपी के बाद जो है आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो तमिलनाडु का जिक्र है तो तमिलनाडु भी जो है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 555 के करीब आपका है। तो सीधे सीधे सबसे अधिक पूछा था तो बिहार हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है। देखिए, ये वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में पूछा है कि विश्व विरासत स्थल नहीं है। तो इसमें 3 है, एक नहीं है। आगरा का किला दिया है, अजंता की गुफाएं दिया है, भीमबेटका शैलाश्रय दिया है, आदमगढ़ शैलाश्रय। तो देखिए, ये आज आगरा का किला, भीमबेटका और अजंता की गुफाएं, ये तीनों तो आपके विरासत स्थल में हैं, जबकि ये जो है आदमगढ़ शैलाश्रय जो है आपका विश्व विरासत स्थल में नहीं है। विश्व विरासत स्थल की बात करें तो इस समय टोटल भारत में 40 हैं, याद रखिएगा। इन 40 में आप देखेंगे 37 जो है शायद 32, इसको 32 जो है आपके सांस्कृतिक हैं। 40 में 32 आपके क्या हैं, सांस्कृतिक हैं, 7 आपके प्राकृतिक हैं और 1 दोनों का मिक्स है।
ठीक है, 32, 7, 39, 41, ठीक, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप, पश्चिमी घाट अर्थात जब भारत का मैप देखेंगे जो प्रायद्वीपीय आपका भारत है कुछ इस तरह से, तो ये जो पश्चिमी घाट है ये तो पूर्वी घाट हो गया इधर, ठीक है, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा है। तो देखिए जो केरल में स्थित आपका अनाईमुड़ी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड़ी, कौन है, अनाईमुड़ी, ये कहाँ पे है, केरल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 2695 मीटर है, ठीक है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो ये है आपका नीलगिरी पर्वत पे आप देखेंगे दोदा बेटा, ये सेकेंड पे है दोदा बेटा, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, ठीक है, और ये तमिलनाडु राज्य में क्या है, स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी में। तो यहाँ पे पूछा है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो पश्चिमी घाट का जब भी जिक्र आएगा उसके ऊपर तो ये अनाईमुड़ी है, और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, केरल में पाई जाती है, और ये दोदा बेटा सेकेंड लार्जेस्ट है, हाईएस्ट है जो है, ये आपका तमिलनाडु में पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ी में। कभी कभी आपसे ये भी पूछता है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो दोदा बेटा है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय माने होता है पैसा कौड़ी, ठीक है, पैसा से समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से एक नहीं है। अर्थात कौन सा ऐसा योजना जो पैसा से रिलेटेड कुछ ऐसा है नहीं। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये है पैसे से संबंधित, खाता खोलने से है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये भी है। सुरक्षा बीमा योजना है ये भी है। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये खास करके गरीब महिलाओं को जो है, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनके लिए जो है फ्री में कनेक्शन देने के लिए जो है ये योजना चलाई गई थी। अब अगर हम योजना का जिक्र करें, जैसे आप जानते हैं कि जनधन योजना आपके लगभग 2014 में जो है स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अगर उज्ज्वला की बात करें तो 1 मई 2016 को स्टार्ट हुआ था बीपीएल मुक्त एलपीजी कनेक्शन के लिए जो है, ठीक है। ये जो सुरक्षा बीमा योजना है 2015 में शुरू हुआ था। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो जाएगा, जो वित्तीय समावेशन से संबंधित नहीं है। आगे पूछा है आपसे कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, क्या पत्रकारिता में, ग्रामीण स्वच्छता में, खेल में, या फिर महिला सशक्तिकरण में। तो देखिए रामनाथ गोयनका जो पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिया जाता है। अब ये लग रहा है कि किसी आदमी का नाम है, तो जाहिर सी बात है ये सही बात है। ये जो रामनाथ गोयनका हैं ये क्या थे, ये द इंडियन एक्सप्रेस जो है एक समाचार पत्र था, इसी के ये संस्थापक थे, ठीक है, याद रखिएगा, कॉपी में लिख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, इसके समाचार के ये क्या थे, संस्थापक थे। और इन्हीं के स्मृति में, इन्हीं की याद में जो है प्रतिवर्ष जो है पत्रकारों को जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिया है कौन सा संगठन जो है विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। देखिए ये संगठन जो है विश्व विकास रिपोर्ट जो है जारी करता है, उसका नाम क्या है, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या फिर UNDP है, या फिर यूनेस्को है। तो यूनेस्को तो आपको पता है कि विश्व भर में जितने भी विरासत स्थल हैं उनको ये संजोए रखता है, जो वर्ल्ड हेरिटेज को जो है। अब देखिए इसमें पूछा है आपसे कि कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट को जो है क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या होगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विश्व बैंक। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1944 में। इसका जो है अगर पूछा जाए आपसे कि वो कहाँ है मुख्यालय, तो आप बताएंगे कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है आपके वाशिंगटन जो है DC में है। ये कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की बात की जाए, IMF शॉर्टकट में बोलते हैं, 1945 में इसकी स्थापना होती है, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में ही है। UNDP, अब अगर UNDP की बात करें 1965 में स्थापना होती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका शॉर्टकट नेम है। ये न्यूयॉर्क में इसका जो है क्या है, मुख्यालय है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का जो है स्थापना 1946 में होता है। इसकी जो है आपका मुख्यालय की बात करें तो ये इसका जो है पेरिस फ्रांस में जो है पड़ता है, तो यहाँ पे है। तो हमारा राइट आंसर C हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो एक क्वेश्चन से आपका कई क्वेश्चन तैयार भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब देखिए खाद्य श्रृंखला से आपका जिक्र किया है इसमें कि शीर्ष स्तर जो है लेवल पे कौन कब्जा कर लेता है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है, क्या वो सर्प है, मनुष्य है, शेर है, या फिर चील है। तो खाद्य श्रृंखला का जिक्र है, तो खाद्य श्रृंखला होता क्या है।
तो देखिए जो पर्यावरण है, जो आपकी पारिस्थितिकी है, उसमें विभिन्न जीवों पर अगर आप देखेंगे तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और सभी जीव एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो इसमें भी देखेंगे तो 3 वर्ग आते हैं। एक आता है उत्पादक, उसके बाद आता है उपभोक्ता और उसके बाद आता है अपघटक। अपघटक उत्पादन में क्या है, जो किसी चीज़ का उत्पादन करते हो, प्रोड्यूस करते हो, इसमें सभी प्रकाश संश्लेषण करने वाले पेड़ पौधे आ जाएंगे उत्पादक की श्रेणी में। उपभोक्ता में जो कंज्यूम करते हैं ऐसे जंतु आते हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। इसमें भी कई श्रेणियां हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी और जो है जो दोनों को जो है सर्वाहारी से रिलेटेड हो गया। अपघटक में कौन आते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, जो मृत जीवों, सड़े हुए चीज़ों को क्या करते हैं, अपघटित करते हैं, जिसे हम सामान्य तौर पर सड़ना कहते हैं। तो यहाँ पे सीड्स पे पूछा है तो हमारा आंसर जो हो जाएगा मनुष्य हो जाएगा। सीड्स पे कौन रहता है, मनुष्य रहता है। अब मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। अब कभी कभी आपसे ये भी पूछता है जो खाद्य श्रृंखला का ऊर्जा स्तर है वो सीधा बनता है, उसका पिरामिड के उल्टा बनता है, तो सीधा बनता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आपके पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पे 1000 कैलोरी अगर ऊर्जा है तो ऊपर केवल 10% ही ट्रांसफ़र होता चला जाता है। तो 1000 है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर इसका 10% 10 हो जाएगा, फिर ऐसे कम होता चला जाता है ऊर्जा का जो स्तर होता है, तो ये सीधा बनता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन दिया है अक्टूबर 2022 में मैन बुकर पुरस्कार 2022 किसके जो है प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये श्रीलंका के जो हैं आपके कौन, सेहान करुणातिलक। इनको जो है क्या किया गया है, ये आपका बुकर पुरस्कार 2022 जो है देने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। अब किस लिए किया गया है भाई, कुछ किए होंगे तभी ना। तो इनका एक उपन्यास है द 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा। इसके लिए इनको जो है क्या किया गया था, 2022 में पुरस्कार देने की बुकर जो है घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। मतलब जीवन में हमारा जो लाइफ चल रहा है जो है, इसमें क्या गैर आवश्यक है। देखिए प्रजनन तो आवश्यक है, क्यों कहेंगे, क्योंकि जब तक प्रजनन नहीं होगा तो जीवों की ये श्रृंखला, जैसे हम आप सब लोग हैं, तो ये प्रजनन क्यों जरूरी है, क्योंकि जब प्रजनन ही नहीं होगा तो एक जाति के जो जीव हैं वो अगली जाति कहाँ से जो है वो तो लुप्त हो जाएंगे। तो जीवों को अपने समान या अपने वंश को चलाने के लिए जो है प्रजनन की क्या होती है, जरूरत होती है, तो ये तो आवश्यक है। उत्सर्जन, भाई जितने भी अपशिष्ट चीज़ें होते हैं, चाहे पसीना हो गया, चाहे यूरिन के माध्यम से हो गया, हम लोग क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, तो ये भी आवश्यक है। पोषण, न्यूट्रिशन, अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, खान पान नहीं खाएंगे तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तो ये भी जरूरी है। लेकिन संचारण का मतलब एक दूसरे फैलना, ये जो है एक गैर आवश्यक क्या है, जीवन प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन 33 का बी हो जाएगा। 7 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, देखिए। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है नवपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल नहीं है, देखिए दिया है, बाकी 3 हैं। नवपाषाण कालीन जो है स्थल नहीं है, क्या वो कल्डिहवा है, बुर्जहोम है, मेहरगढ़ है या फिर कुंतासी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंतासी। कुंतासी क्या है, एक सिंधु घाटी सभ्यता से ये रिलेटेड है, नवपाषाण से नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता से ये रिलेटेड आपका जो है क्या है। और कुंतासी क्या था, एक बंदरगाह था, क्या था, बंदरगाह, और ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और जबकि ये तीनों देखेंगे, कोल्डिहवा, बुर्जहोम, मेहरगढ़, ये क्या है, नवपाषाण कालीन जो है संस्कृति से क्या है, संबंधित है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे जो बुर्जहोम है ये जम्मू कश्मीर में है इस समय, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में इस समय है, कोल्डिहवा कहाँ, ये यूपी में है, ठीक है। ये धान की खेती के साक्ष्य जो है यहीं से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ये ओबामा की जो मिसेज हैं, मिशेल ओबामा, उनके द्वारा ही ये लिखा गया है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिशेल ओबामा। शशि थरूर, इनकी भी काफ़ी जो है पुस्तकों को पूछा जाता है एग्जाम में।
जैसे व्हाई आई एम हिंदू, मैं क्यों हिंदू हूँ, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, ये इनका क्या है, फेमस बुक है। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है तो डंठल कहते हैं, सीधे सीधे जो है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिसे शॉर्टकट में हम माका बोलते हैं, ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपका किसे बताइए, तो ये दिया जाता है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले किसको, विश्वविद्यालय को। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 38 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो दो पिंडों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। और ये नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, है कि नहीं, कि दो वस्तुओं के बीच जो कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल है वह उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो ये किसका नियम था, गुरुत्वाकर्षण का। इसमें कौन सा सही नहीं है, देखिए दिया यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए क्या है बताइए, जिम्मेदार है। तो ये क्या है, सही बात है। फिर कह रहा है ये वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं बल्कि अनुक्रमानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती रहता तब सही रहता। तो ये गलत हो जाए, गलत का दोस्त गलत बने, ये सही हो जाता है आंसर। और देख लेते हैं, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया, ये भी बात सही है। यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो जैसा मैंने यहाँ पे आपका फार्मूला भी लिख दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। मेजर ध्यानचंद जो है खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो देखिए मेजर ध्यानचंद अगर पुरस्कार की बात करें हम, तो ये सीधे सीधे जो है जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे जो है शरत कमल अचंता, इनको जो है ये टीटी के खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस शॉर्टकट में, इन्हें ही देने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे, देखिए ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, खास करके दिल्ली सल्तनत से है। तो इनके जो पिता थे वो कौन थे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये थे इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश से क्या थे, संबंधित थे। आप जानते हैं कि जब मध्यकालीन इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें दिल्ली सल्तनत का जिक्र आएगा। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने राज किया था, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो है आपके कौन किए थे, गुलाम वंशी 84 लगभग साल तक किए थे, 11 उसमें शासक थे। उसके बाद आपका मुगल वंश है। तो उसी जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश है उसी में जो है आपके क्या था, इल्तुतमिश की जो लड़की थी रजिया, उसी का यहाँ पे जिक्र किया गया था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जो है आपके प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।